एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी ने मल्टी कैप फंड लॉन्च किया है, जिसके एनएफओ का सब्सक्रिप्शन 23 नवंबर को ओपन हुआ है और ये 7 दिसंबर तक ओपन रहेगा। तो इस वीडियो में आइए समझते हैं कि मल्टी कैप फंड्स होते क्या हैं। एचडीएफसी का ये मल्टी कैप फंड बाकी दूसरी कंपनीज के मल्टी कैप फंड की तुलना में क्या अच्छा है और क्या खराब है, व्हाट ये डिफरेंशियल एंड इसके फंड मैनेजर की प्रोफाइल क्या है, ये सब इस वीडियो के पहले भाग में देखेंगे। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और जो लर्निंग सेशन है वो इस वीडियो का सेकेंड पार्ट रहेगा। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि अभी मौजूदा मार्केट के हालात क्या हैं, करंट मार्केट आउटलुक, और इस माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी की चर्चा करते हुए हम देखेंगे कि जो डिफरेंट कैपिटलाइजेशन मार्केट की है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इनका बिहेवियर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के हिसाब से कैसे बदलता रहता है, कितना फीसिबल है और कितना एडवांटेजियस है इस तरीके के फंड्स में निवेश करना, और किस कैटेगरी के कस्टमर्स को इन फंड्स में निवेश करना चाहिए। तो आइए ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो ये मल्टी कैप फंड्स की कैटेगरी होती क्या है? देखिए, सेबी ने जब रिकैटेगराइजेशन का नॉर्म निकाला तो ट्रांसपेरेंसी काफी आ गई। ये जो कॉम्प्लिकेटेड मार्केट था बड़ा आसान हो गया। नाम से ही पता लगता है कि फंड का कंस्ट्रक्ट क्या होगा, फंड पोर्टफोलियो का जो संरचना है वो क्या रहेगा। तो इसका नाम है मल्टी कैप फंड। इसका मतलब है बाजार में जो 3 कैपिटलाइजेशन कैटेगरीज होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों कैटेगरीज इसमें बराबर प्रोपोर्शन में रहेगा। सेबी ने ये नियम बनाया है कि 25% ऑफ द टोटल फंड एएम हैज टू बी इन द लार्ज कैप, similarly 25% has to be mid cap and 25% has to be in the small cap। अब 75% यहाँ खत्म हो गया और जो बचा हुआ 25% है, यही एक डिफरेंशियल क्रिएट करने का एक काफी बढ़िया टूल है जो कि एक फंड मैनेजर के पास है। हर कंपनी इस 25% की जो लीवरेज है उसका कैसे फायदा उठाती है, यही तय करेगा कि कौन सा फंड किसको आउट परफॉर्म कर रहा है। तो एचडीएफसी ने जो ये लास्ट वाला 25% पोर्शन है, इसमें 10% तक ये आरईआईटी और इन्विट्स जो कि रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स होते हैं, जो आजकल काफ़ी चर्चा का विषय है। गवर्नमेंट ने काफ़ी इस पे बातें करी हैं इसके बारे में और इस सेक्टर में प्रोग्रेस आने की संभावना है। तो 10% के करीब आरईआईटी और इन्विट्स में इसके पैसे को लगाया जा सकता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या जो फंड ऑफ फंड है, इसमें भी पैसों का निवेश फंड मैनेजर कर सकते हैं। मल्टी कैप से एक सिमिलर सी कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड का एक बुनियादी फर्क है। क्या फर्क है? फ्लेक्सी कैप कहता है कि फंड मैनेजर अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से जो प्रोपोर्शन है लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप का, उसको ऑल्टर कर सकता है, घटा या बढ़ा सकता है। मगर जो मल्टी कैप स्ट्रैटेजी है उसमें फंड मैनेजर जो 25% मिनिमम की जो परसेंटेज है उसको घटा या बढ़ा नहीं सकता है। तो आप देखिए, बहुत लोग ये कहते हैं कि कौन सा फंड अच्छा है, हमें फ्लेक्सी कैप में जाना चाहिए या मल्टी कैप में जाना चाहिए। देखिए, परफेक्ट तो कुछ है ही नहीं। आज बाजार का जो माहौल है या बाजार का जो सदियों से जो माहौल रहा है, इसमें हर स्ट्रैटेजी में अगर डाइवर्सिफाई करते हैं, निवेश करते हैं, बाजार एक अनुशासन और बाजार एक संयम की चीज है। तो डिसिप्लिन और पेशेंस काफी काम आती है बाजार के निवेश में। तो मल्टी कैप में जो इमोशनल बायसनेस है, अब देखिए, अगर फंड मैनेजर इस प्रोपोर्शन को ज़्यादा ऊपर नीचे करे तो उसकी इमोशनल बायसनेस कभी कभी बीच में आड़े आ सकती है। कभी उस फंड मैनेजर की कॉल एक गलत हो सकती है कि उसने सोचा जी ये स्मॉल कैप में बढ़िया स्कोप है, मगर स्कोप मार्केट पोलराइज हो गई और लार्ज कैप की तरफ मार्केट टिल्ट हो गया। तो यहाँ पे इमोशनल बायसनेस का कारण जो प्रॉब्लम्स आनी है ये नहीं आएगी, क्योंकि एक डिसिप्लिन पहले से बना हुआ है और इसी डिसिप्लिन के हिसाब से हमें निवेश करना है। और पेशेंस काफ़ी ज़रूरी होता है जब भी आप मार्केट में निवेश करते हैं। अमूमन 3 से 5 साल का होरिजन तो मार्केट में होना ही चाहिए।
तो आइए देखते हैं इनके फंड मैनेजर कौन है। इनके फंड मैनेजर है मिस्टर गोपाल अग्रवाल। गोपाल अग्रवाल हैज अ गुड नेम इन द इंडस्ट्री। ही हैज मोर देन 16 years of experience of working in mutual fund companies. Prior to this, he has served for DSP. इन्होंने टाटा कंपनी के साथ भी काम किया है, टाटा असेट मैनेजमेंट, और मिरे असेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ भी इन्होंने काम किया है। तो काफ़ी फंड्स को टर्न अराउंड करने का श्रेय इन्हें मिलता है। और HDFC में भी जो फ्लैगशिप फंड्स हैं, फोकस इक्विटी फंड्स हैं या लार्ज कैप या मिड कैप फंड्स हैं, इन फंड्स को भी ये गोपाल अग्रवाल जी ये संभालते हैं। इसलिए इन फंड मैनेजर का जो एक्सपर्टीज है, इसको काफ़ी HDFC कंपनी इसके प्रमोशन में काफ़ी भुना रही है। और हम भी जरूर देखना चाहेंगे कि गोपाल अग्रवाल साहब जैसे इन्होंने टर्न अराउंड बाकी फंड्स में किया है, इस फंड को भी बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। सेकेंड पार्ट में आइए हम जानते हैं कि जो भारत की अभी करंट मार्केट आउटलुक क्या है। आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते में मार्केट में काफ़ी उठापटक हुई है, काफ़ी वोलेटिलिटी रही है। तीन फैक्टर्स एक साथ हुए। पेटीएम की कमजोर लिस्टिंग हुई, लगातार फिर गिरे। प्राइम मिनिस्टर ने जो फार्म लॉज है उसको वापस करने का फैसला ले लिया। रिलायंस ने जो आरामको डील है उसको कैंसिल किया। ये तीनों फैक्टर की वजह से पिछले एक हफ्ते से मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी देखी गई है। तो हम ये सब समझेंगे कि कौन सी मार्केट कैप की जो कैटेगरी है वो चेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कैसे बदलती है, कैसे बिहेव करती है। तो बने रहिए सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। देखिए, बाजार, फंडामेंटल्स, लिक्विडिटी और सेंटिमेंट्स, इन तीन चीज़ों के कारण बढ़ती है या घटती है। अगर अभी मौजूदा हालात की बात करें तो मार्केट आउटलुक के फंडामेंटल्स तो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। कंपनियों की जो कॉरपोरेट अर्निंग्स है वो काफ़ी सुधरी है और आने वाले वक्त में और अच्छी होने की उम्मीद है। GST कलेक्शंस प्री कोविड लेवल के टारगेट्स को भी पार कर चुका है। गवर्नमेंट ने जितनी इंसेंटिव स्कीम्स, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए PLI स्कीम लाई हो या अन्य जितने सुधार के कार्यक्रम किए हैं, इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इंडिया बेटर हुआ है। चाइना +1 स्ट्रैटेजी का फायदा भारत को मिला है। तो इमर्जिंग मार्केट्स में भारत का जो स्थान है वो काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय में भी अच्छा रहने की उम्मीद है। तभी हमारे पास काफ़ी सारे FIIs, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। तो जब बाजार में जब ऐसा माहौल होता है कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम होता है, इंटरेस्ट कम होता है, लिक्विडिटी सिस्टम में काफ़ी होता है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज हैं, ये लार्ज कैप कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म करती है। और यही वाइस वर्सा होता है जब रिवर्स इसका सिनेरियो हो कि मार्केट में फंडामेंटली थोड़ी प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट रेट्स थोड़े हायर है, तो लार्ज कैप कंपनीज की तरफ पोलराइज्ड ग्रोथ देखी जाती है। क्योंकि लोग जो सेफ कंपनीज हैं, जो बिगर जाइंट्स हैं, जब एक अनसर्टेनिटी का माहौल होता है तो पीपल स्टार्ट टेकिंग शेल्टर इन द बिगर जाइंट्स। तो जो बाजार है वो पोलराइज्ड हो जाता है। आपने पहले भी देखा है, जो 2013 से जो 17 का समय रहा, जो एक रैली आई बाजार में, उस रैली में मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज की आउट परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा रही थी, खूब बढ़िया रही थी। इसके बाद 2016 के लास्ट में, एंड में डिमोनेटाइजेशन लागू किया गया था। 2017 में फिर शुरुआत में GST आया। इसके बाद फिर एज ए रिफॉर्म मेजर लार्ज कैप कंपनीज के टैक्स को 30% से कम करके 25% किया गया। तो 2017 से जो 20 का साल रहा, इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज ने काफ़ी अंडर परफॉर्म काम किया और इनके कॉस्ट पे एक पोलराइज्ड ग्रोथ हुई थी जो कि लार्ज कैप कंपनीज के फेवर में हुई थी। तो 13 से 17 स्मॉल मिड कैप का टाइम रहा था, 17 से 20 लार्ज कैप कंपनीज का समय रहा था। जो 2020 में जो कोरोना पीरियड आया है, इस कोरोना पीरियड में सब कुछ ही गिर गया और जब इकोनॉमिक रिकवरी जब भी शुरू होती है तो पहले ग्रोथ लार्ज कैप में देखी जाती है और फिर जब एक माहौल थोड़ा स्टेबल हो जाता है तो स्मॉल कैप मिड कैप फिर से आउट परफॉर्म करने लगता है।
तो हम इसी सिनेरियो में हैं अभी। तो मल्टी कैप में एक तो इम्यूनिटी दे देती है कि आप तीनों में अगर बैलेंस बनाए रखें, एक संतुलन बनाए रखें। अब फंड मैनेजर के पास क्या क्या टूल्स होते हैं इस बदलते इन्वायरमेंट में, तो देखिए 3 स्ट्रैटेजीज होती हैं निवेश की जो फंड मैनेजर के पास होती हैं। एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी बोलते हैं, एक वैल्यू स्ट्रैटेजी बोलते हैं, और थर्ड फंड मैनेजर कुछ डिस्ट्रेस्ड असेट्स का सिलेक्शन करता है। तो आइए समझते हैं ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या होती है। ग्रोथ स्ट्रैटेजी एक टॉप डाउन और बॉटम्स अप अप्रोच आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा या टीवी चैनलों पे देखा होगा। तो ये है क्या चीज बॉटम्स अप अप्रोच। अब देखिए हमारी जो पूरी इकोनॉमी है इसमें अलग अलग सेक्टर्स हैं और हर सेक्टर की अलग अलग कंपनीज हैं। जीडीपी की एक ग्रोथ परसेंटेज होती है जो कि एक एवरेज ग्रोथ होती है। तो जीडीपी की ग्रोथ से बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जो अबव एवरेज होते हैं और बहुत सारे सेक्टर्स बिलो एवरेज होते हैं। तो आप पहले ऐसे सेक्टर्स को छांट लो जो जीडीपी की ग्रोथ से ऊपर का ग्रोथ दे रही है, तो वो अबव एवरेज सेक्टर्स होते हैं। इसके बाद उस सेक्टर के कंपनीज में आ जाओ, फिर उस सेक्टर की एक एवरेज ग्रोथ रहेगी। तो ऐसी कंपनी जो अबव सेक्टर एवरेज ग्रोथ रहेगी उनको ग्रोथ स्टॉक बोलते हैं। तो ये वैसे स्टॉक होते हैं जो अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म करते हैं और वो सेक्टर हमारे जीडीपी को एज ए होल आउट परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा देखा गया है, और कुछ जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी के मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये बिजनेस से कंसिस्टेंट कंपाउंडर होते हैं। कितना भी इनका वैल्यूएशन हाई हो जाए ये और ज़्यादा बढ़ते रहेंगे, बाजार में पैसे बना के लोगों को देते रहेंगे। मगर एक दूसरा तबका है वो ये कहता है कि जब वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो जाती है तो प्रॉफिट की संभावना कम हो जाती है। तो अगर कोई फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक है मगर मार्केट में सेंटीमेंट की वजह से उसकी वैल्यूएशन काफ़ी नेगेटिव आ गई है, तो वैसे स्टॉक को पिक करना चाहिए। इसको वैल्यू स्ट्रैटेजी कहते हैं। मगर वैल्यू स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट करते वक्त एक फंड मैनेजर को जो ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, जो फ्यूचर की ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, उनका भी काफी ध्यान रखना होता है। अदरवाइज वैल्यू विल रिमेन ए वैल्यू टिल इट कम्स इनटू द ग्रोथ कैटेगरी। और थर्ड एक नया सेक्टर आया है डिस्ट्रेस सेक्टर। हमेशा होता है, मगर लास्ट ईयर आपने देखा जब भी कोई क्रैश होता है तो कुछ सेक्टर्स जो इकोनॉमी के होते हैं उसमें बदहाली छा जाती है, जैसे ट्रैवल टूरिज्म, जैसे इंटरटेनमेंट। तो इन सारे सेक्टर्स में काफ़ी डिस्ट्रेस्ड आपने देखा कि पैनिक सेलिंग रही और काफ़ी अंडर परफॉर्म किया। तो इसमें भी चूंकि रॉक बॉटम प्राइसेस पे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, तो गोपाल अग्रवाल साहब के पास एक लिवरेज है कि डिस्ट्रेस्ड असेट से भी कुछ ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब चर्चा करते हैं कि किन लोगों को मल्टी कैप स्ट्रैटेजी में या इस HDFC के NFO में अपने पैसों का निवेश करना चाहिए। देखिए अगर आपने एक बैलेंस पोर्टफोलियो अभी तक नहीं बनाया है तो आपको ज़रूर इस मल्टी कैप NFO में सब्सक्रिप्शन करना चाहिए। आपने अगर पहले से मल्टी कैप स्ट्रैटेजी में निवेश कर रखा है तो आप इसको नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। मगर एक असेट डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये NFO काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और सीइंग द एक्सपीरियंस ऑफ द फंड मैनेजर मिस्टर गोपाल, we are very hopeful he is going to make a revolutionary result from this fund, जैसा कि इन्होंने बाकी फंड्स में किया है। बहुत लोगों की राय होती है कि NFO की बजाय आप पीयर कैटेगरी के जो पुराने फंड चल रहे हैं उनमें निवेश कीजिए। अब देखिए मैं इसमें थोड़ा एक मेरा ये विचार है कि अगर आपने उस कैटेगरी में निवेश करना था तो अभी तक आपने कर लिया होता। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने निवेश किया ही नहीं है तो उसका स्वाद आपने चखा ही नहीं। ये जो IPOs और NFOs की बार आई इसमें बहुत सारे लोगों ने इक्विटी का स्वाद पहली बार चखा। तो ये जो NFOs होते हैं ये एक सेल्स इनेबलर तो होते ही हैं, साथ में एक परचेज इनेबलर भी होते हैं। इसके कारण बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो निवेश न करना से काफ़ी अच्छा होता है निवेश करना। तो आप इस फंड को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बना सकते हैं। आने वाले वक्त में एक्सिस का मल्टी कैप NFO आने वाला है, तो जो मेरा अगला वीडियो रहेगा उसमें हम फिर मिलेंगे, एक रिव्यू करेंगे कि एक्सिस मल्टी कैप NFO में क्या बढ़िया और क्या खराब बातें आने वाली हैं। बने रहिए, इस एजुकेशन के मुहिम को बनाए रखें। टेक केयर।